दोस्तों, आज की कहानी ऐसा आपका दिल दहला देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये कहानी सच्ची घटना पर बनी है, जहाँ मुझे इंसान को इंसान कहने में शर्मिंदगी होती है। दो भाई बहनों की ऐसी वेदना कि आपके रोंगटे खड़े हो जाए। अगर इंसान को भी दूसरों का दर्द ना दिखे तो क्या हम इंसान कहलाने लायक हैं? कहानी सुने और पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट भी आप जरूर करें। आपके प्यारे कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। चैनल सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ऐसी कहानियां सुनने के लिए। 2019 की कोरियन मूवी माय फर्स्ट क्लाइंट, डायरेक्टर क्यू संग जांग, IMDb रेटिंग 7.3। कहानी शुरू होती है एक इंटरव्यू पैनल से। जियोंग एक वकील है, लेकिन दूसरे वकीलों की तरह नहीं जो झूठ बोलते हैं, घूस खाते हैं। वो एक ईमानदार वकील है और उसकी इसी ईमानदारी का नतीजा ये हुआ कि उसे ये नौकरी भी नहीं मिली। अब सीन बदलता है और हम 7 साल के मिन को देखते हैं, जो अपनी माँ की तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा है। उसने अपनी बड़ी बहन दाबी से पूछा, माँ का चेहरा गोल था क्या? उनकी आंखें कैसी थी? बाल लंबे थे या छोटे? और यहाँ दाबी कपड़े धोते हुए भाई को जवाब दे रही है। थोड़ी देर बाद भाई बोला, तुम मुझे हर बार अलग अलग चेहरा क्यों बताती हो? भूल गई हो क्या कि माँ कैसी दिखती थी? सच तो ये है कि दाबी भी तब बहुत छोटी थी। उसे माँ का चेहरा याद नहीं। जब से होश संभाला है वो ही मिन की माँ है। उसके खाने पीने का ख्याल रखती है, उसे नहलाती है, सुलाती है। मिन के सो जाने के बाद दाबी ने अलमारी के ऊपर ताक पर रखे डब्बों से माँ की पुरानी तस्वीरें निकाली, लेकिन उनके पिता किम ने हर एक तस्वीर में माँ का चेहरा बिगाड़ दिया है ताकि वो उन्हें पहचान ना सके। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दाबी ने जल्दी से सारा सामान रखा और डरते हुए दरवाजा खोला। किम आया है। उसने दोनों को तैयार होने को कहा, क्योंकि आज वो उन्हें किसी से मिलाने वाला है। उसने शादी कर ली है और उनकी नई माँ का नाम जीसुक है। नई माँ को देख उन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कब से उन्हें एक माँ चाहिए थी जो उनके साथ खेले, उनसे बातें करे, उनके साथ हमेशा रहे। स्कूल से वापस आते वक्त मिन बोला, हमने 100 कागज के प्लेन उड़ाकर भगवान से माँ मांगा था ना, देखो उन्होंने हमारी सुन ली। बिन माँ के बच्चे और क्या मांगते। कुछ दिन तक जीसुक बच्चों के साथ अच्छे से पेश आई। उन्हें नहलाती, उनके बाल सुखाती, उनके लिए खाना बनाती, उन्हें खाना खिलाती भी। लेकिन धीरे धीरे उसके नाटक से पर्दा उठने लगा। वो बच्चे उसके लिए बोझ से ज्यादा कुछ नहीं। उसका बस चले तो वो उन दोनों को अभी घर से निकाल दे। अब तो हर एक गलती पे उन्हें मारा जाता। एक दिन खाना खाते वक्त मिन से बार बार खाना गिर जाता है, क्योंकि उसे अभी चॉपस्टिक से खाना नहीं आता। इधर जीसुक अपने खुले बालों को बांधने लगी और बच्चे डरने लगे, क्योंकि वो समझ गए कि अब माँ उन्हें मारने वाली है। इधर छोटे शहर में जियोंग को नौकरी नहीं मिल रही, इसीलिए वो सियोल जाना चाहता है। वो बचपन से अपने भैया भाभी के पास ही पला बड़ा है। भाभी ने उसे अपने बेटे की तरह पाला है, उसे पढ़ाया है, लिखाया है। कितना ही अंतर है जियोंग की भाभी और सौतेली माँ जीसुक में। कुछ दिन बाद जियोंग को यही एक बच्चों की संस्था में काम मिल गया, जहाँ बच्चों को कानूनी सुरक्षा दी जाती है। वो यहाँ लीना नाम की एक लड़की की जगह ले रहा है, जो जल्द ही ये नौकरी छोड़ने वाली है। अब इधर जीसुक लगभग बच्चों को रोज ही मारने लगी है। दरअसल वो भी पेशे से एक वकील है, कानून के दावपेच अच्छे से जानती है और अपने इसी घमंड में वो उनके साथ जैसा मर्जी वैसा सलूक करती। एक दिन अति हो गई जब उसने गुस्से में दाबी का गला कसकर दबा दिया। वो सांस तक नहीं ले पा रही थी। अपने बाप से तो उसे किसी तरह की उम्मीद नहीं, इसीलिए बड़ी हिम्मत करके दाबी अगले दिन स्कूल से घर न जाकर पुलिस स्टेशन पहुंची। जियोंग और लीना को ये केस मिला, मगर सबको यही लग रहा है कि आजकल के बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, जरा सा माँ बाप डांट देते हैं तो पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। नियम के मुताबिक वो दोनों दाबी को लेकर उसके घर पहुंचे। जीसुक ने दरवाजा खोला और क्या कमाल का नाटक किया उसने, किसी को शक भी नहीं हुआ। सबसे पहले तो आते ही उसने दाबी को गले से लगा लिया, जैसे वो उसके लिए कितनी फिक्रमंद है। फिर जीसुक और लीना को घर के अंदर बुलाया, उन्हें चाय नाश्ता परोसा, उनसे हंसकर बात की। अब जियोंग ने पूछा, दाबी ने आपके खिलाफ उसे मारने के लिए शिकायत लिखवाई है और ये भी कि कल रात आपने उसका गला दबाने की कोशिश की थी। जीसुक झट से बोले, ओह आजकल के बच्चे पता नहीं कहाँ से झूठ बोलना सीख लेते हैं। अब चूंकि आपके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा चुकी है तो कानूनी नियम मान्य होंगे। आपको काउंसलिंग में आना होगा और बच्चों को भी बुलाया जा सकता है। जियोंग ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, और चिकनी चुपड़ी बातें करके उन्हें वहां से भेज दिया। गाड़ी में जियोंग ने लीना से कहा, ये महिला तुम्हें कुछ ज्यादा ही बनावटी नहीं लगी? तब वो बोली,
मालूम है, जब कभी पुलिस के पास ऐसा कोई केस आता है तो हमें वो केस पकड़ा तो दिया जाता है, मगर इसके बावजूद हमें असल में कोई कानूनी अधिकार या पावर नहीं दी गई। हम सिर्फ बच्चों के माँ बाप से विनती कर सकते हैं, उनके साथ काउंसलिंग कर सकते हैं, और जब वो समय दे तभी। तो सच यही है कि हम कुछ कर ही नहीं पाते, इसीलिए मैं ये नौकरी छोड़ रही हूँ। बड़ा ही असहाय लगता है सब कुछ देख कर भी कुछ ना कर पाना। पुलिस को ये बात बताने के लिए जीसुक ने दाबी को इतना मारा कि उसकी चीखों से कमरे की दीवारें तक कांप उठी। बेचारा मिन एक कोने में दुबक कर कान पे हाथ रखकर बैठा है। किम ने जीसुक से कहा, अगर बच्चे तुम्हारी मार से मर गए तो याद रखना घर का राशन बंद, क्योंकि तब ना सरकार पैसा देगा और ना ही इनकी माँ की तरफ के रिश्तेदार पैसा भेजेंगे। जो भी करो पर मार मत देना। कैसा बेशरम पिता है। अगले दिन स्कूल में क्लास टीचर को दाबी थोड़ी बुझी बुझी सी लगी। जीसुक बड़ी चालाक औरत है। वो बच्चों के चेहरे पर कभी नहीं मारती और उन्हें पूरे ढके कपड़े पहनाती है, लेकिन टीचर ने कुछ निशान उसके गले के चारों तरफ देखा। पर सच तो ये है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे एक फोन आया और वो बाहर चली गई। इधर स्कूल के बाहर मिन उसका इंतजार कर रहा है। वो कल घर आए लोगों से मिलना चाहता है जो बच्चों की मदद करते हैं। दोनों जियोंग के दफ्तर पहुंचे। वो उन्हें बाहर ले आया और उनके लिए बर्गर मंगवाई। मिन पहली बार ऐसा कुछ खा रहा है। खाते वक्त जैसे ही थोड़ा खाना टेबल पर गिरा, वो एकदम से घबराने लगा, क्योंकि उस बच्चे के दिमाग में तो यही है कि अगर खाना गिरा तो मार पड़ेगी। इधर सामने वाली सीट पे एक माँ को अपने बच्चों के साथ देख थोड़ी देर बाद दाबी ने पूछा, माँ कैसी होती है? जियोंग के लिए ये बड़ा अटपटा सवाल था। उसने थोड़ा सोचकर कहा, जब मैं बहुत छोटा था मेरी माँ भी गुजर गई थी, मगर एक बात जो मुझे आज भी उनकी याद दिलाती है कि मैं बचपन में जब रात में सोता था हमेशा बिस्तर गीला कर दिया करता था, क्योंकि मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। एक दिन मैंने देखा रात में मेरे कमरे में उजाला हो गया। माँ ने छोटी छोटी लाइट्स मेरे छत पे सजा दी थी। तो शायद ऐसी होती है माँ। दोनों बहन खामोशी से उसकी बातें सुन रहे हैं। अब रात में दोनों बच्चे माँ की तस्वीर देख रहे हैं। तभी मिन बोला, दीदी अगर माँ के पास ये तस्वीर है तो ये जो औरतें उनके साथ खड़ी है उनके पास भी तो माँ की तस्वीर होगी। ये बात दाबी को जच गई और अगले ही दिन फिर वो जियोंग के दफ्तर आ धमके और तस्वीरें दिखाकर उसे बाकी औरतों को ढूंढने के लिए कहा। जियोंग तस्वीर वाली जगह पहुंचा। काफी देर ढूंढने के बाद भी जब कुछ पता नहीं चला, वो उन्हें चिड़ियाघर ले आया। असल में जियोंग को इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो सियोल शहर जाकर बड़ा वकील बनना चाहता है। उसे ये केस दिया गया है तो ये बच्चे उसकी मजबूरी बन गए हैं। एक दिन जियोंग को एक फोन कॉल आया। उसे जो चाहिए था वो मिल गया। सियोल शहर में एक बड़ी लॉ कंपनी में उसे ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जा रहा है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बस किसी तरह बच्चों को उनके घर तक छोड़ जाने की तैयारी करना चाहता है, मगर मिन उसे जाने नहीं दे रहा। बच्चों को उससे इतना लगाव हो गया है। वो बोला, कल तो बर्गर डे है, आप नहीं चलोगे? जियोंग ने उसे कुछ पैसे देकर कल चले जाने को कहा। तब पर भी जब मिन नहीं माना, उसने उसे गाड़ी की पिछली सीट से एक किंग कॉन्ग खिलौना उठाकर दे दिया और वो उसके साथ खेलने में अपनी जिद भूल बैठा। फिर वो गाड़ी से उतरकर उसी की बिल्डिंग में रहने वाले फैंग को उसे दिखाया। फैंग दाबी की क्लास में ही पढ़ता है। दाबी ने जाते जाते जियोंग से उसका फोन नंबर मांगा। जियोंग ने उसे विजिटिंग कार्ड थमा दिया। अब अगले दिन मिन और दाबी बर्गर की दुकान के सामने खड़े हैं। उनके पास पैसे भी है, पर वो जियोंग के बिना जाना नहीं चाहते। उन्होंने तय किया कि जब वो वापस आ जाएगा तभी बर्गर खाएंगे। इधर घर लौटकर देखा तो सौतेली माँ आग बबूला होकर उनका इंतजार कर रही है। उसे दाबी के कमरे से जियोंग का वही कार्ड मिला है, यानी वो दोबारा उसकी शिकायत करना चाहती है। अब उसे बाल बांधते हुए देख दाबी के डर से आंखों में आंसू आ गए। उसने उसे पीट पीट कर अधमरा कर बाथरूम में फेंक दिया। अगले दिन बिना खाए पिए दाबी खुद चलकर स्कूल आ तो गई, पर ज्यादा देर तक बैठ ना सकी और बेहोश हो गई। उसके कान से खून बह रहा है। स्कूल से जियोंग को फोन लगाया गया, क्योंकि दाबी सिर्फ उसी से बात करना चाहती है, लेकिन वो काम में फंसा हुआ है और उसने आने से मना कर दिया। पर वो वहां रह भी ना सका और देर रात तक वापस आ ही गया। अस्पताल में उसे पता चला कि जीसुक ने मार मार कर उसके कान के पर्दे फाड़ दिए हैं। फिर भी जब जियोंग उसके सामने गया तो वो मुस्कुराई, क्योंकि पूरी दुनिया में एक वो ही तो है जो उन्हें समझता है, उन्हें वक्त देता है, उनके साथ खेलता है। दाबी को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा,
लेकिन जब जियोंग ने उसे बताया कि उसकी नौकरी सियोल में लगी है और अब वो वापस नहीं आ सकता, दाबी ने आखिरी उम्मीद भी छोड़ दी कि कोई उन्हें अब बचा सकता है। पर जाने से पहले जियोंग उन बच्चों के लिए कुछ करके जाना चाहता है। उसने उसी बच्चों के संस्था के डायरेक्टर से बात की। वो जीसू के खिलाफ पुलिस केस करना चाहता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि दाबी पहले ही अपनी गवाही दे चुकी है कि गिरने की वजह से उसके कान से खून निकला था। डायरेक्टर बोला, अब हम कुछ नहीं कर सकते और वैसे भी तुम नौकरी छोड़ चुके हो तो ये सब करने की जरूरत नहीं। उसके बाद जियोंग उनके घर भी गया, लेकिन जूसुक ने उसे भगा दिया। फिर वो उसके पिता किम से भी बात करने गया, मगर वहां भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब घर वापस जाकर जियोंग परिवार से मिल जाने की तैयारी करने लगा। उसने भी सोच लिया कि अब उसके बस में कुछ नहीं और उन बच्चों को किस्मत के भरोसे छोड़कर वो चला गया। नए शहर में उसे अच्छी तनख्वाह के साथ एक घर और गाड़ी भी दी गई। उसके परिवार को उस पे नाज है। एक कामयाब इंसान को और क्या चाहिए। मगर उसी रात एक अनहोनी घटना लिखी थी। देर रात मिन दाबी से कह रहा है, जियोंग कब वापस आएंगे, हम कब बर्गर खाने साथ जाएंगे। दाबी अभी अभी अस्पताल से छूटी है, उसके कान में दर्द हो रहा है। मिन तो बच्चा ही है। वो हाथ में जियोंग के दिए पैसे लेकर शोर मचाने लगा। इतने में सौतेली माँ कमरे में आई और उसके हाथ में इतना बड़ा नोट देखकर उससे वो नोट छीनने की कोशिश करने लगी, ये कहकर कि ये पैसे उसने उनके पर्स से चुराए हैं। उसके बाद उसने मिन को तो पहले बहुत मारा। वो बेचारा कोने में रोते हुए जियोंग के दिए खिलौने को लेकर दुबक गया। फिर इतने से भी जब उसका मन नहीं भरा, उसने दाबी के उसी चोट लगे कान पे कसकर एक थप्पड़ मारा और कहा, आज तुम्हारे भाई ने चोरी की है, उसे सबक नहीं सिखाओगी, जाओ उसे थप्पड़ मारो। दाबी ने मिन को भाई से ज्यादा एक माँ की तरह ख्याल रखा है। उसने रोते भाई को गले से लगा लिया। इसके बाद जीसुक का पारा चढ़ गया। उस छोटे से बच्चे को उसने इतना मारा कि पूरी बिल्डिंग उसके करहाने से कांप उठी। आस पड़ोस सबने उसकी चीख सुनी, पर कोई बाहर नहीं निकला। सबने कान बंद कर लिए, क्योंकि दूसरों के मामले में हम बीच में क्यों पड़े, है ना। पूरा समाज उस चीख पुकार में भी सभ्य बनने का नाटक करता रहा और एक बच्चे की जान चली गई। अगले दिन जियोंग को फोन आया। उसने मिन की मौत की खबर सुनी। चोरी के इल्जाम में उसकी माँ ने उसे पीट पीट कर मार दिया और उसे दोषी ठहरा रहे हैं। अगर उस दिन उसने पैसे नहीं दिए होते तो आज मिन जिंदा होता। जियोंग तुरंत वहां जाने के लिए निकल पड़ा। यहाँ जीसुक ने खुद को बचाने के लिए एक ढाल तैयार कर लिया है। दाबी, उसने उसे धमकी दी, अगर वो अपने भाई की तरह उसके हाथों मरना नहीं चाहती तो वो जैसा जैसा कहे वैसा करे। एक पेपर में उससे लिखवाया गया, मैंने ही अपने भाई को लात और घूंसे से मारा है, जिससे उसकी जान चली गई। इस खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक बहन ने अपने भाई को मार डाला। अगले दिन हर न्यूज चैनल इस सनसनीखेज को कवर करने पहुंच चुकी है। लोग कहीं सुनी बातों पे कितना विश्वास कर लेते हैं। असल में बात क्या है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सबके सामने दाबी को गिरफ्तार किया गया, मगर जुर्म साबित होने तक उसे घर वापस छोड़ दिया। अब जियोंग पुलिस से पूछ रहा है कि जब उसकी माँ के खिलाफ पहले ही शिकायत दर्ज थी तो दाबी को वापस उसके घर क्यों जाने दिया। पुलिस बोली, हम कुछ नहीं कर सकते, उसकी माँ ही उसकी गार्जियन है। यहाँ अकेले कमरे में दाबी अपने भाई को याद कर रही है, जो दिन रात माँ की तस्वीरें बनाने की कोशिश किया करता था और आज वो माँ के पास ही चला गया। वो उसके खिलौने किंग कॉन्ग से कहती है, हमें चुप रहना होगा, नहीं तो नकली माँ हमें भी मार देगी। अगले दिन सौतेली माँ ने मिन के सारी चीजें, किताबें, कपड़े सब बाहर फेंक दिए, जिसमें उसका किंग कॉन्ग भी है, जो मिन को बेहद पसंद था। इधर कचड़े के ढेर में चीजें फेंकते हुए फैंग ने देखा। कुछ ना कर पाने और समय के अभाव में जियोंग ने अपनी कंपनी के मालिक को सब कुछ बता दिया। मुझे कुछ दिनों के लिए वापस जाना होगा। मालिक बोला, कुछ बच्चे ऐसे ही नसीब लेकर पैदा होते हैं, तुम उनके पीछे अपना वक्त बर्बाद मत करो। लेकिन जियोंग उस नौकरी को ही ठुकराया, क्योंकि उसकी जरूरत दाबी को ज्यादा है। अब असल में वकालत करने का वक्त आ गया है। वापस आकर वो दाबी के स्कूल आया, पर दाबी ने देखकर भी उससे बात नहीं की। अब क्या होगा बात करके, सब कुछ तो खत्म हो चुका है। उसका भाई तो वापस नहीं आ सकता। उसी रात जियोंग ने बहुत शराब पी। वो नशे में बहुत रोता है। उसे खुद पे गुस्सा आ रहा है, खुद को दोष देता है। अगले दिन वो अपने एक दोस्त से मदद मांगने गया, जो कि एक बहुत बड़ी वकील है। हमें दाबी को बचाना होगा, उसे वहां से निकालना होगा।
मगर दिक्कत ये है कि दाबी लिखित में अपना बयान दे चुकी है। सबसे पहले केस फाइल करने के लिए उन्हें दाबी की रजामंदी चाहिए, उसके दस्तखत चाहिए, साथ ही सबूत भी इकट्ठे करने होंगे। उसने उसी संस्था से मिन की डेथ सर्टिफिकेट मंगवाई जहां दाबी ने सबसे पहले शिकायत दर्ज कराई थी। डॉक्टर ने बताया कि कोई भी 10 साल की बच्ची किसी को इस तरह से मार ही नहीं सकती। इसके बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों से पिटीशन साइन करवाए। इधर जीसू के खिलाफ भी कई बातें पता चली, जैसे कि वो पेशे से वकील है पर उसका लाइसेंस जब्त है, उसे जेल भी हुई है, उसके जेल में लड़ाई झगड़े और गुस्से करने के मामले भी सामने आए हैं। आखिर उन्हें मुकदमा दर्ज करने की अनुमति अदालत से मिल गई। अब उसे दाबी के दस्तखत चाहिए, जो कि एक मुश्किल काम है क्योंकि अब वो घर से निकलती ही नहीं। इसमें जियोंग ने फैंग की मदद ली, जो वहीं रहता है। उसकी सौतेली माँ के चले जाने के बाद वो हर रोज एक लिफाफा उसके दरवाजे पे रखा था, लेकिन दाबी बिना उसे खोले एक कोने में रख देती। एक दिन उसने वो लिफाफा खोला, अंदर एक टेप रिकॉर्डर है जिसमें जियोंग की आवाज है। दाबी, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ बाहर बहुत से लोग खड़े हैं, वो सब तुम्हारी कहानी जानते हैं, तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। इसके लिए तुम्हें मुझसे मिलना होगा, बस मैं उसी ब्रिज के पास इंतजार करूंगा। किसी तरह हिम्मत जुटाकर दाबी जैसे ही बाहर निकली, दरवाजे पे उसकी सौतेली माँ खड़ी है। उसने उसके हाथ से वो टेप रिकॉर्डर छीना और उसे सुनने लगी। फिर से उसने दाबी को इतना पीटा, उसकी चीखें बाहर तक जा रही है। फैंग ने दाबी की चीख सुनते ही जियोंग को तुरंत फोन लगा दिया। वो जहां भी था भागता हुआ वहां पहुंचा और दाबी को अधमरी हालत में वहां से अपने घर ले आया। रात में दाबी के पिता ने उसे ले जाने की कोशिश की, उसे डराया धमकाया, लेकिन अब वो पीछे नहीं हटने वाला। जो गलती उसने की है उसे वो सही करेगा। जल्द ही जीसुक को हिरासत में ले लिया गया। आज कोर्ट में उसकी पेशी है, पर उसने फिर से वही नाटक शुरू किया। मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी। मैं एक बुरी माँ हूँ, मुझे नहीं पता था कब मेरे बच्चे मेरे पीछे ऐसा करने लगे, इतने हिंसक हो गए कि एक दूसरे की जान ले ली। ऊपर से उसके पास दाबी का लिखित मिन के खून का कबूलनामा भी है। यहाँ वो जजेस की सहानुभूति बटोर रही है और वहाँ दाबी किसी से बात नहीं करना चाहती। वो बच्ची अब थक चुकी है, लड़े भी तो किसके लिए। अब जो भी होगा उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन उसकी कोर्ट में पेशी है। यहाँ जियोंग तो बहुत परेशान है। उसी दिन जियोंग के भैया का बेटा अपना किंग कॉन्ग ढूंढते हुए उसके पास आया, जो गाड़ी में रखी थी, जिसकी नाक दबाने से रिकॉर्डिंग होती है। जियोंग का तो मानो पूरा दिमाग ही हिल गया। उसे याद आ गया कि वही किंग कॉन्ग उसने मिन को दी थी। उसे पता है कि जीसुक उसका सारा सामान फेंक चुकी है। वो कचड़ा रिसाइकल करने वाली जगह गया और हफ्ते भर के कचड़े में उसे ढूंढते ढूंढते शाम से सुबह हो गई, पर किंग कॉन्ग नहीं मिला। अगले दिन जब कोर्ट में दाबी से सवाल जवाब करने की कोशिश की गई, उसने मिन को कैसे मारा, वो मासूम बच्ची रोने लगी। अब ब्रेक के बाद जज अपना फैसला सुनाएगी। लगता है अब कुछ नहीं हो सकता। समय निकलता जा रहा है, पर दाबी कुछ भी कहने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है। जियोंग मायूस खड़ा है। तभी मिन का दोस्त फांग वहां आया। उसके हाथ में वही किंग कॉन्ग है। उस दिन जीसोक को फेंकते हुए उसने देखा था और उसे पता था कि वो मिन का है। कोर्ट सेशन दोबारा शुरू हुआ। सबके सामने जियोंग ने दाबी को वो किंग कॉन्ग दिया। उसे देखकर पहली बार दाबी ने कोई प्रतिक्रिया दिखाई और उसे छाती से लगा लिया। उसे लगा कि उस खिलौने के भेष में उसका छोटा प्यारा सा भाई उसके पास आ गया है। अब वो बोली, बड़े लोग बहुत बुरे होते हैं, वो हमारी कभी नहीं सुनते। कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। हम कितना रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, पर किसी को फर्क नहीं पड़ा। मिन चला गया और मुझे भी मार देंगे अगर मैंने कुछ कहा तो। फिर जियोंग ने कहा, एक लड़की जिसे रोज मार मार कर उसका हौसला तोड़ते रहे, फिर उसके ही भाई को उसकी आंखों के सामने पीट पीट कर मार डाला। कानून ने क्या किया, उसे फिर उसी माँ के पास ला फेंका जो उसे रोज डराती धमकाती है कि अगर उसने किसी को कुछ कहा तो वो भी मारी जाएगी। ऐसे में क्या मोल है इस कबूलनामे का। इसके बाद उसने वो वीडियो रिकॉर्डिंग चलाई। उसमें मिन की शरारती भरी बातें हैं, दाबी के साथ बिताए खट्टे मीठे पल है और है उसकी चीखें और पुकार, मदद के लिए गुहार, हर रात बार बार। और अचानक वो शांत हो गया। उसका शरीर हिल नहीं रहा, वो मर चुका है। सब कुछ साफ हो गया। जीसो को 20 साल की और उसके पति को 5 साल की सजा सुनाई गई। ये सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं
कि ये एक सच्ची घटना है। ये सभ्य लोगों के बीच हुई एक निर्मम हत्या है जिसके भागीदार हर कोई है, जिसने आंख चुराई, जिसने कान बंद कर लिए, जो मुंह फेर कर चला गया। अंत में जियोंग ने दाबी को उसकी माँ की असली तस्वीर ढूंढकर उसे दी। तभी एक कागज का हवाई जहाज उड़ा, मानो मिन आस पास हो और कह रहा हो, अब मैं माँ को यहाँ ढूंढ सकता हूँ। इसी के साथ कहानी यहीं समाप्त हुई। अब विदाई लेती हूँ, नई कहानी सुनाने फिर आऊंगी। तब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।